स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ये नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपको अंदाजा है कि पानी की ये पतली सी लाइन, ये छोटी सी नाली सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ी है और इस वक्त इसने पूरी दुनिया का सांस रोक रखा है। New developments today about potential reports that the Iranians may put mines in the Strait of Hormuz to deter some of those vessels moving through the region, and President Trump responded in kind with this response, saying if Iran puts those mines into the Strait of Hormuz and we have no reports of them doing so, we want them removed immediately. इस पतले से दरवाजे से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, एक दिन नहीं हर दिन। यूएस इजरायली स्ट्राइक्स के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने $20 बिलियन का इंश्योरेंस कवर दिया है, लेकिन कोई कप्तान अपना जहाज इस रास्ते से ले जाने को तैयार नहीं है। द ओनली ऑप्शन लेफ्ट नाउ कि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के जैक स्पैरो को कह दिया जाए अगर वो जहाज लेकर जाए, वरना ईरान ने तो साफ साफ कहा है हिम्मत है तो ले जाकर दिखाओ। पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस 350 के लगभग पहुंच चुकी है। यूके में 2 पाउंड पर लीटर, अमेरिका में $5 और दुबई में जो लोग इसे सस्ता पेट्रोल कहा करते थे वो भी चौंक चुके। ये सिर्फ फ्यूल की कहानी नहीं है, फ्यूल की प्राइस ऊपर तो हर चीज की कीमत ऊपर, आटा, दाल, ट्रांसपोर्ट, बिजली, हर चीज। तो सवाल यह है कि ये क्राइसिस आखिर आया कहां से? और जब आप इसका जवाब ढूंढेंगे तब आपको एक लफ्ज, एक टर्मिनोलॉजी सुनने को मिलेगी। ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसका अक्सर लोग मजाक में जिक्र करते हैं और बाकी लोग इसे साजिश समझते हैं, और वो नाम है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझते हैं, लेकिन पहले एक सेकंड के लिए रुकें और अपने आप से एक सवाल पूछें कि जब आप सुबह उठे थे तो आपने अपना फोन चेक किया था, गूगल पे ट्रैफिक अपडेट्स ली थी, या शायद फिर व्हाट्सएप पर मैसेजेस देखे थे, अपनी ऑनलाइन ऑर्डर्स का या अमेज़न के पैकेजेस की डिलीवरी का इंतजार किया था, आपने अपने बैंक अकाउंट को चेक किया था कि मेरी सैलरी क्रेडिट हो गई है कि नहीं हो गई है। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि इन तमाम चीज़ों के लिए आपने कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया, कोई वोट नहीं दिया इन कंपनीज को, लेकिन आप पहले से एक सिस्टम के तहत चल रहे हैं, और वो सिस्टम जो आपका डेटा रखता है, आपकी करेंसीज को कंट्रोल करता है, आपकी न्यूज फीड को क्यूरेट करके आपके हाथ में देता है, उस सिस्टम का एक नाम है। लेकिन वो नाम जो आपने सुना है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये वो नाम नहीं है जो आपको हॉलीवुड की मूवीज में नजर आता है या फिर बंकर्स या इल्यूमिनाटी के ट्रायंगल्स में समझ में आता है। ये वो है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, इंतहाई ऑर्डिनरी है, इसीलिए ये ज्यादा खतरनाक है। समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि पुराना वर्ल्ड ऑर्डर था क्या, उसकी जरूरत क्यों थी, और उससे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कैसे रिप्लेस किया जाता है। और कहानी को ऐसे समझेंगे कि आपको कल को अगर किसी को वर्ल्ड ऑर्डर या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझाना पड़े तो आपके लिए आसानी हो। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1945 में, जब दूसरी जंग अजीम खत्म हुई। यूरोप तबाह था, जापान तबाह था, 70 मिलियन लोग मारे जा चुके थे। दुनिया ने डिसाइड किया कि अब ऐसा मजीद नहीं होगा, और यहां ब्रेंटन वुड एग्रीमेंट शामिल हो जाता है। यानी चंद लोगों ने बैठकर यह फैसला किया कि पूरी दुनिया को एक नए निजाम के साथ डिजाइन करना है। इस निजाम के 4 उसूल रखे गए। पहला ये कि डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी होगा, हर करेंसी डॉलर से टाइड होगी, डॉलर गोल्ड से टाइड होगा, यानी $35 पर आउंस, सीधा क्लियर सिस्टम। दूसरा ये कि आईएमएफ बनेगी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर किसी मुल्क को पैसे चाहिए तो आईएमएफ देगा और आईएमएफ के रूल्स मानने पड़ेंगे। तीसरा निजाम ये कि वर्ल्ड बैंक बनेगा, डेवलपमेंट के लिए फंड देगा, रीबिल्डिंग के लिए पैसा देगा। और चौथा निजाम ये कि यूनाइटेड नेशंस बनेगी, ताकि लोग आपस में बात करें, मेंबर कंट्रीज बात करें, लड़े नहीं। सिक्योरिटी काउंसिल ने 5 परमानेंट मेंबर्स बनाए, अमेरिका, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत यूनियन और चाइना, और इनके पास वीटो का हमेशा
हक मौजूद रहेगा। ये था ओल्ड वर्ल्ड सिस्टम, यानी अमेरिकन डोमिनेंस, अमेरिकन डॉलर की डोमिनेंस और वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस की डोमिनेंस। तो सवाल यह है कि ये निजाम आखिर चला कैसे? उसको समझने के लिए इस ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर के 4 इंजन्स को समझना जरूरी है। इसका पहला इंजन था डॉलर, यानी 1944 से लेकर 1971 तक दुनिया की 71%, 71% रिजर्व्स डॉलर्स में थी। इसका मतलब यह है कि अगर आपको तेल खरीदना है, वीट गंदम खरीदनी है या कोई भी चीज खरीदनी है इंटरनेशनली, तो आपके पास पहले डॉलर होना चाहिए, और डॉलर चाहिए तो अमेरिका की मर्जी चाहिए। दूसरा इंजन था स्विफ्ट, यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, यानी एक मैसेजिंग सिस्टम जो दुनिया के बैंक्स को आपस में कनेक्ट करता है। यानी आज दुनिया के 200 मुल्कों के 11,000 बैंक्स इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, और अगर कोई मुल्क स्विफ्ट से बाहर होगा तो प्रैक्टिकली उसका मतलब यह है कि वो इंटरनेशनल ट्रेड से भी बाहर होगा। और तीसरा इंजन मिलिट्री, यानी नेटो, अमेरिकन बेसिस, 750 अमेरिकन बेसिस हैं 80 ममालिक के अंदर, एंड दिस इज कॉल्ड पैक्स अमेरिकाना, यानी अमेरिका की प्रेजेंस, अमेरिका की मर्जी का पीस, अमेरिका की मर्जी का अमन। मानोगे तो सिक्योरिटी और नहीं मानोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस। और फिर आता है इसका चौथा इंजन जो बड़े कम लोग समझते हैं, और वो है एजुकेशन और मीडिया। हर पावरफुल मुल्क के लीडर्स हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, येल, LSE, यही की आइडियोलॉजी, यही के पढ़े हुए, यही जर्नलिज्म के स्कूल्स और यही फ्रेमवर्क। ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर एक सिस्टम था, करेंसी, मिलिट्री, इंस्टीट्यूशंस और आइडियोलॉजी जो अमेरिकन डोमिनेंस को स्टेबल रखता था। अब यहां पर एक सवाल आपके जहन में आएगा कि अगर ये ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर था, एक पूरा सिस्टम मौजूद था, तो क्या इस सिस्टम ने काम किया? वेल, ऑनेस्टली इस सिस्टम ने काम किया। ये निज़ाम अच्छा था, इस निज़ाम में कुछ चीज़ें ज़रूर थी जो अच्छी थी। 1945 के बाद अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि यूरोप के दरमियान कोई बड़ी जंग नहीं हुई। वो यूरोप जो 20 से 30 साल के अंदर आपस में लड़ लिया करते थे। इंटरनेशनल ट्रेड खुला, अरब, एशियन, अफ्रीकन इकोनॉमीज ने ग्रो किया, टेक्नोलॉजी स्प्रेड हुई, मेडिकल एडवांसेस हुई। लेकिन ये सिस्टम जो दुनिया का बनाया हुआ ब्रेंटन वुड का सिस्टम था, ये सिस्टम इक्वल नहीं था। IMF से पैसा लोगे तो IMF के साथ शर्तें भी मिलेंगी। सब्सिडीज खत्म करो, करेंसी को डिवैल्यू करो, स्टेट कंपनीज को बेचो। पाकिस्तान ने यह बार बार किया। 23 IMF प्रोग्राम्स इन 75 इयर्स, और हम आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। और अगर कोई लीडर बात नहीं मानेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ईरान के मुसद्दिक ने 1953 में ऑयल को नेशनलाइज करना चाहा, नतीजा CIA ने कू करा दिया। चिली के अलांदे ने 1973 में अमेरिका की कंपनीज को नेशनलाइज करना चाहा, CIA ने कू को सपोर्ट किया। और इराक, जहां पर सद्दाम हुसैन पहले अमेरिका के दोस्त माने जाते थे जब तक ईरान से लड़ रहे थे, और फिर दुश्मन हो गया, और फिर 2003 में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस का बहाना बनाया, जिसके नतीजे में 10 लाख लोग मारे गए। ओल्ड वर्ल्ड सिस्टम की अगर ऑनेस्ट समरी देखेंगे ना, तो ये अमेरिकन डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसको पैकेज किया जाता है इंटरनेशनल ऑर्डर के नाम पर, अपने इंटरेस्ट के लिए रूल ऑफ लॉ और दोस्तों के लिए रूल्स की सेलेक्टिव एप्लीकेशन। अब यहां पर एक सवाल आपके जहन में आएगा कि ये पुराना वर्ल्ड ऑर्डर टेक्निकली कब खत्म होना शुरू हुआ। यह समझने के लिए थोड़ा सा आपको माजी में जाना होगा, सन 1971 में, क्योंकि सन 1971 में निक्सन ने डॉलर को गोल्ड से अनहुक कर दिया। ब्रेंटन वुड्स टेक्निकली खत्म हो गया। डॉलर अब फिएट करेंसी बन गया जिसकी कोई बैकिंग नहीं। फिर भी दुनिया चलती रही क्योंकि दुनिया को चलने की आदत हो गई थी और दुनिया के पास कोई और अल्टरनेटिव मौजूद नहीं था। फिर सन 1991 आया, सोवियत यूनियन टूट गया और अमेरिका का यूनिपोलर मोमेंट आ गया। फुकुयामा ने तब कहा था कि तारीख खत्म हो गई है और लिबरल डेमोक्रेसी जीत गई है। ये एरोगेंस आज की गलतियों की बुनियाद बनी। फिर सन 2003 में जब इराक पर अटैक किया गया, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस नहीं मिले, तो दुनिया ने देखा कि अमेरिका झूठ बोल सकता है और दुनिया का ट्रस्ट अमेरिका पर से ब्रेक होना शुरू हो गया। फिर सन
2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, अमेरिकन बैंक्स ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया और फिर खुद को बेल आउट दे दिया, तो दुनिया ने पूछा कि क्या यह निजाम हमारी हिफाजत के लिए है या सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए। फिर 2022 आया और रशिया यूक्रेन वॉर का आगाज हुआ और रशिया को स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया गया। तब रशिया ने कहा कि ठीक है, हम अलग अपना सिस्टम बनाएंगे और चाइना ने कहा कि हम मदद करने के लिए तैयार हैं। और ये वो मोमेंट था जब डॉलर की अनकंडीशनल डोमिनेंस ओपनली चैलेंज हो गई। 2024 से लेकर 2026 के दरमियान, खास तौर पर ईरान वॉर के दरमियान, डॉलर जो किसी जमाने में 71% दुनिया की रिजर्व करेंसी होता था, अब 57% पर है। ब्रिक्स कंट्रीज में डॉलर फ्री ट्रेड का फ्रेमवर्क मौजूद है और 134 मुल्क आज दुनिया के वो CBDCs को एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी पुराने निजाम में क्रैक पड़ना शुरू हो चुके हैं। लेकिन यहां पर यह बात आपने जहन में रखनी है कि कोई भी निजाम वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करता, कोई ना कोई चीज उसकी जगह लेती है और जो चीज अब इस पुराने निजाम की जगह ले रही है उसे आज आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। एक नाम आपने याद रखना है और वो नाम है BIS, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, बासेल, स्विट्जरलैंड। ये नाम आपने कभी स्कूल में नहीं सुना, कभी आपने ये न्यूज में नहीं पढ़ा, लेकिन ये सेंट्रल बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक्स है। मतलब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लेकर फेडरल रिजर्व तक, बैंक ऑफ इंग्लैंड से लेकर पीपल्स बैंक ऑफ चाइना तक, ये सब BIS के मेंबर्स हैं और BIS इन सब का बैंक है। ये बैंकर्स का बैंक कहलाता है। ये 1930 में इस्टेब्लिश हुआ जब नाजीज जर्मनी का दौर था, उनके साल चल रहे थे, एलाइड पावर्स का दौर था और 3 साल बाद दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। नाजी जर्मनी ने एलाइड कंट्रीज पर हमला किया, लेकिन BIS दोनों तरफ से रिस्पेक्टेड था जंग के दौरान भी, क्योंकि पैसे का कोई दुश्मन नहीं होता और फाइनेंस की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। स्विट्जरलैंड के शहर बासेल में मौजूद ये बिल्डिंग न्यूट्रल रही जब दुनिया जल रही थी। आज BIS, इसके मेंबर्स इलेक्टेड नहीं है, किसी पार्लियामेंट को कोई जवाब नहीं देता, उसकी मीटिंग्स क्लासिफाइड होती हैं, एजेंडा पब्लिक नहीं होता। हर मेजर सेंट्रल बैंक गवर्नर यहां आता है, वो ग्लोबली बाइंडिंग बैंकिंग रूल्स सेट करता है, बासेल अकॉर्ड्स, और जो आपके बैंक की लेंडिंग पॉलिसी को डिसाइड करता है। यानी एक इंस्टीट्यूशन अनइलेक्टेड, अनअकाउंटेबल ऐसे रूल्स बनाता है जो आपकी इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये BIS की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा हुआ है। अब मैं आपको वो बताता हूं जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा कि ये पूरा फ्रेमवर्क काम करता कैसे है। इस निजाम की 3 लेयर्स हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ पहली लेयर्स देख पाते हैं, कुछ लोग दूसरी लेयर तक पहुंचते हैं और तीसरी लेयर वो ऑलमोस्ट कोई डिस्कस नहीं करता, लेकिन तीसरी लेयर वो वहां है जहां ये सिस्टम एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। शुरू करते हैं पहली लेयर से, वो लेयर जो आप देखते हैं। अब जरा इमेजिन करें, आप काम से थक कर घर आते हैं, आपको कुछ और समझ नहीं आता, आप टेलीविजन चैनल ऑन करते हैं, कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर किसी ना किसी मुल्क का कोई ना कोई स्पीच दे रहा है। इलेक्शंस हो रहे हैं, ट्रंप ने ये कहा, मोदी ने वो कहा, खान को रिलीज करो, शहबाज ने कुछ साइन कर दिया। ये सब रियल है। मैं ये नहीं कहता कि इलेक्शन फेक होते हैं या गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये लेयर 1 है जिसको थिएटर कहा जाता है। थिएटर में कैरेक्टर्स चेंज होते हैं लेकिन कहानी सेम रहती है। अमेरिका में डेमोक्रेट्स आए, फ्री ट्रेड के नारे लगे, रिपब्लिकन्स आए, फ्री ट्रेड के नारे लगे। बोथ पार्टीज ने इराक वॉर को सपोर्ट किया, बोथ पार्टीज ने बैंक्स के बेल आउट को सपोर्ट किया और बोथ पार्टीज ने सर्वेलेंस स्टेट बनाने पर जोर दिया। पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, एक पार्टी जाती है, दूसरी पार्टी आती है, लेकिन IMF के पास जाना पड़ता है क्योंकि लेयर 2 इनकी हुकूमतों की एग्जिस्टेंस को डिसाइड करती है। लेकिन आपका वोट सिर्फ लेयर 1 तक जाता है, लेयर 2 और लेयर 3 अनटच्ड रहती है। लेयर 2 में वो इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो एक्चुअली इस पूरे सिस्टम को रन करते हैं। ये BIS के बैंकिंग रूल्स को फॉलो करवाने वालों की लेयर है। यानी इसमें पहले आता है IMF एंड वर्ल्ड बैंक, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स देने वाले इंस्टीट्यूशंस। अगर IMF ने कहा कि पाकिस्तान का आउटलुक नेगेटिव है
तो करेंसी गिर जाएगी। कोई वोट नहीं हुआ, कोई पार्लियामेंट नहीं थी, पर इस नेगेटिव आउटलुक ने पाकिस्तान की इकोनॉमी और हुकूमत को हिलाकर रख दिया। दूसरा इस लेयर में वो लोग हैं कि अगर कोई लीडर लेवल 2 को चैलेंज करने की कोशिश करता है तो उनका क्या होता है, ये आप ऑलरेडी तारीख में देख चुके हैं। ईरान 1953, चिले 1973, लिबिया 2011, ये आप ऑलरेडी देख रहे हैं। यानी इंटेलिजेंस एजेंसीज, CIA, MI6, मोसाद, कोवर्ट एनफोर्समेंट, ये डीप स्टेट भी लेयर नंबर 2 में एग्जिस्ट करती हैं। और आज दुनिया की 65% इंटरनेट ट्रैफिक 3 अमेरिकन कंपनीज के सर्वर से गुजर कर आती हैं। अगर किसी मुल्क का AWS अकाउंट बंद हो जाए तो उसकी डिजिटल इकोनॉमी रुक जाती है। और इसी लेयर में टेक कंपनीज, टेक प्लेटफॉर्म्स, गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी कंपनीज भी एग्जिस्ट करती हैं। और तीसरा इसी लेयर के अंदर, यानी दूसरी लेयर के अंदर, आज दुनिया के 200 मुल्कों के 11,000 बैंक्स इसी लेयर में एग्जिस्ट करते हैं। और इनसे नाराजगी मतलब इकोनॉमी की मौत। रशिया स्विफ्ट से बाहर निकाला गया तो आपने ये देखा कि उसकी इकोनॉमी 40% कॉन्ट्रैक्ट हो गई बिना एक बुलेट भी चलाए। लेयर 2 में कभी भी किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं पहुंचता, यहां इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का हुक्म नहीं चलता। अब समझते हैं कि लेयर 3 इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की क्या है, क्योंकि लेयर 3 बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वो लेयर है कि जिसको एक्सपोज करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। उसकी वजह यह है कि लेयर 1 आप ऑलरेडी देख सकते हैं, लेयर 2 आप रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन लेयर 3 ये आपको नजर नहीं आती है क्योंकि ये एजम्पशंस में है। सोशियोलॉजिस्ट सी राइट मिल्स ने 1956 में एक किताब लिखी थी, द पावर एलीट। उसने कहा था कि अमेरिका में पावर एक ग्रुप में कॉन्सेंट्रेटेड है, मिलिट्री, कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल लीडरशिप, जो एक दूसरे इंस्टीट्यूशंस में रोटेट करते हैं। जनरल अगर किसी कंपनी से रिटायर हुआ तो वो किसी डिफेंस कंपनी का बोर्ड मेंबर बन गया, पॉलिटिशियन ने दफ्तर छोड़ा और वो लॉबिंग फर्म में चला गया, और कॉर्पोरेट CEO वो गवर्नमेंट एडवाइजरी बोर्ड पर चला गया। ये आपस में रोटेशन चलती रहती है और ये लोग साजिश नहीं करते और इन्हें करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो पहले से सेम यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, सेम जर्नल्स पढ़ते हैं, सेम कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, सेम एजम्पशंस पर चलते हैं। कॉन्स्पिरेसी की जरूरत नहीं जब आइडियोलॉजी सेम हो। लेकिन वो शेयर्ड एजम्पशन क्या है? लेयर 3 की वो शेयर्ड एजम्पशन है कि ह्यूमन बीइंग्स आर अ प्रॉब्लम टू बी मैनेज्ड, नॉट सोल्स टू बी ऑनर्ड। यानी इंसान एक वेरिएबल है, एक रिसोर्स है, एक रिस्क है, एक कंज्यूमर है। और इसी एजम्पशन से निकलती है सर्वेलेंस की इंडस्ट्री, पॉपुलेशन कंट्रोल, रिलीजन को पब्लिक लाइफ से बाहर निकालना, फैमिली स्ट्रक्चर को तोड़ना, CBDCs जहां हर ट्रांजैक्शन ट्रैक्ड हो, कंट्रोलेबल हो, कोई इविल प्लॉट नहीं, सिर्फ एक शेयर्ड बिलीफ कि इंसान को मैनेज करना है, उसको ऑनर नहीं करना। और ये एजम्पशन ये एग्जैक्टली वही है जो इब्लीस ने की थी। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्लीस से कहा कि आदम को सजदा करो, तो इब्लीस ने कहा अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं। ये रिबेलियन थियोलॉजी नहीं है, ये एपिस्टेमियोलॉजी है। इब्लीस ने अपने आप को जज बना लिया, अपनी सुपीरियरिटी आप तय कर ली और खुद को अकाउंटेबिलिटी से बाहर निकाल दिया। इराक में 2003 में 10 लाख लोग मारे गए, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस नहीं मिले, किसी का कोर्ट मार्शल नहीं हुआ, किसी ने माफी नहीं मांगी, क्योंकि लेयर 3 में अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म ही नहीं है। जब आप खुद को जज समझने लगते हैं तो आपको अकाउंटेबिलिटी की जरूरत नहीं रहती। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर प्योरली सैटानिक है, और ये सैटानिक मैं उसको इसलिए नहीं कह रहा कि इसमें कोई खास रिचुअल्स होते हैं, मैं इसे सैटानिक इसकी इन्हीं एजम्पशंस की वजह से कह रहा हूं। ये लेयर्स अभी आपने समझी हैं, इसका प्लान क्या है और ये एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं, और ये नया निजाम एक्चुअली चलेगा कैसे, अब जरा वो समझते हैं। जब भी आपके जहन में पुराना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, आपके जहन में बुश सीनियर की तस्वीर आएगी कि जब वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और आपके जहन में आएगा क्या रहे, ये तो वो वर्ल्ड ऑर्डर हुआ करता था जहां पर ये चाहते हैं कि वन गवर्नमेंट हो, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट हो, एक झंडा, एक आर्मी हो, सब कुछ कंट्रोल में हो। वेल लेट मी टेल यू वन थिंग, वो प्लान इनका फेल हो चुका है,
क्योंकि इंसान अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं छोड़ता, अपनी जबान कभी नहीं छोड़ता, अपना मजहब, अपना कल्चर नहीं छोड़ता। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने प्लान को अपडेट कर दिया और इनका नया प्लान ये है, जिसको टर्मिनोलॉजी में मैं कहता हूं कि ये एक सॉवरन थिएटर विद यूनिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब ये कि मुल्क अपने झंडे रखें, अपनी पार्लियामेंट रखें, अपनी लैंग्वेज रखें, यहां तक कि अपना कल्चर रखें, लेकिन फाइनेंशियल रेल्स इनके हाथ में होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए, डेटा की लेयर सेम होनी चाहिए, एआई की गवर्नेंस सेम होनी चाहिए। आप सोचते हैं कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर आने के बाद ये सोचते हैं कि वो गवर्न कर रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट IMF क्रेडिट रेटिंग पर डिपेंड करती है, स्विफ्ट एक्सेस पर डिपेंड करती है, 3 अमेरिकन कंपनीज के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। और आज आप क्या देखते हैं कि 2022 में कनाडा के अंदर ट्रकर्स ने प्रोटेस्ट किया वैक्सीन मैंडेट के खिलाफ, पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट ने किया क्या, उन्होंने उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए बगैर किसी कोर्ट के ऑर्डर के, बगैर किसी चार्ज के। ये CBDC के बिना हुआ है, नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से। तो अब सोचें कि जब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज फुली इंप्लीमेंट होंगी तब क्या होगा। हर ट्रांजैक्शन प्रोग्रामेबल होगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किसके पास पैसा रहना चाहिए और वो पैसा कहां खर्च होना चाहिए, कहां नहीं, कब एक्सपायर होगा। अगर आपने कोई गलत काम किया तो ऑटोमेटिकली सिस्टम फ्रीज हो जाएगा, आपके ऊपर पूरा कंट्रोल इनका हो जाएगा। आज दुनिया के 134 मुल्क CBDC एक्सप्लोर कर रहे हैं और BIS की 2024 की सर्वे रिपोर्ट कहती है कि CBDC वो कंप्लीशन मैकेनिज्म है जिससे लेयर 2 लेयर 1 को फुली एब्जॉर्ब कर लेती है और आपके वोट की अहमियत खत्म हो जाती है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है जो मेरे लिए पर्सनली बहुत कंपेलिंग है, और वो ट्विस्ट ये है कि अहादीस में दज्जाल का जो सिस्टम है, उस सिस्टम के हवाले से 3 पिलर्स डिस्क्राइब किए गए हैं और वो 3 पिलर्स आपके लिए समझने जरूरी हैं। पहला ये कि जब दज्जाल का निजाम बनेगा तब रिबा बेस्ड इकोनॉमी हर तरफ होगी, इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम जो पूरी दुनिया पर डोमिनेट करेगा। अगर आज उसका स्टेटस देखें तो उसका स्टेटस कंप्लीट है, हर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट से गुजरती है। दूसरा ये कि पॉलिटिकल हेजेमनी कायम हो जाएगी, यानी एक डोमिनेंट ब्लॉक जो बाकी दुनिया के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करेगा। तो आज उसका स्टेटस देखें तो वो भी कंप्लीट है। आज UN के अंदर P5 लेवल पर वीटो होता है, डॉलर की डोमिनेंस है, स्विफ्ट की डोमिनेंस ऑलरेडी मौजूद है। और तीसरा और सबसे खतरनाक, जिसके लिए मैं ये सारी वीडियोस आपके लिए बनाता हूं, वो है इसकी स्पिरिचुअल डिसेप्शन, यानी रिलीजन्स को मर्ज कर दो, मजहबी आइडेंटिटी को डाइल्यूट कर दो। अब्राहमिक फैमिली हाउस ऑलरेडी अबू धाबी में 2023 में शुरू हो चुका है, ओपन हो गया है, कि जहां पर मस्जिद भी है, चर्च भी है, साइनागॉग भी है, और वो कैंपस के ऊपर ही कहते हैं कि सब सेम है, सब एक ही मैसेज है। ये कब से एक मैसेज हो गया? दुनिया को गैर मजहब करके एक मजहब इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। 3 में से 2 काम इनके कंप्लीट हो चुके हैं और आखिरी पर प्रोग्रेस जारी है। सही बुखारी की हदीस नंबर 2937 के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि जो सूरह कहफ की पहली 10 आयात याद करेगा वो दज्जाल के फितने से हिफाजत पाएगा। अब स्कॉलर्स ने एक्सप्लेन किया है कि सूरह कहफ में 4 किस्से मौजूद हैं। असहाबे कहफ का किस्सा, साहिबे बाग का किस्सा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा और ज़ुल्क़रनैन का किस्सा। और इन चारों में एक कॉमन थीम मौजूद है, फितने से हिफाजत। ये इंस्ट्रक्शंस हैं पहले से दी हुई, क्योंकि रब्बे ताला को मालूम था कि ये वक्त आएगा। समझने वाला सरप्राइज नहीं होता है और सरप्राइज ना होने वाला हमेशा प्रिपेयर्ड रहता है। दुनिया आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पर आपके साथ खिलवाड़ करने को तैयार है।
आपसे आपका मजहब ले जाकर उसकी जगह एक लादीनी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए तैयार है और आपके बच्चों को लादीन बनाकर एक लाइन में खड़ा करने के लिए तैयार है, ताकि वो सिवाय कंज्यूमर बनने के, सिवाय गुलाम बनने के कुछ और सोच ना सकें, ताकि वो इस दज्जाली निज़ाम के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो। और इसी में आपके लिए खुशखबरी ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया कि उन्होंने अपनी तदबीर की है और अल्लाह अपनी तदबीर करने वाला है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला से बेहतर चाल चलने वाला, अल्लाह सुब्हानहू तआला से बेहतर तदबीर करने वाला कोई नहीं।